हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के इस सीरीज में एक नया टॉपिक स्टार्ट हम कर रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है। और जो क्लास में आज जो हमारा क्लास है, ये हमारा 18वें नंबर का क्लास है। ठीक है। और इस क्लास में जो हम बात करने वाले हैं, अधिगम टॉपिक हमारा अधिगम रहने वाला है, जो बाल विकास के बुक में है ना। बाल विकास का जो टॉपिक आता है उसमें एक महत्वपूर्ण इसका देखने के लिए हमें अधिगम से रिलेटेड देखने के लिए मिलता है ना। तो चलिए इसी टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इसमें इस अधिगम के टॉपिक में हम उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे जो पॉइंट के एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर टेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सीजी टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, सी टेट जैसे जो बड़ी बड़ी एग्ज़ामें हैं, उन सभी के लिए ये जो है क्लास आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है ना। क्योंकि ये सारी टेट एग्ज़ामें होती है, इन सबको मैंने मिक्स करके ऐसे सीरीज बनाने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे आपका सी टेट भी कवर हो जाए, एमपी टेट भी कवर हो जाए और सीजी टेट भी कवर हो जाए। उसके साथ साथ ही जब आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करें तो आपका 80% जो है शिक्षक भर्ती की भी तैयारी हो सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो चलिए आज इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। टॉपिक का नाम है हमारा अधिगम। ठीक है। टॉपिक हमारा क्या है? अधिगम, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है ना। तो अधिगम का सीधा सा अर्थ होता है, इसका मतलब होता है सीखना। ठीक है ना। अधिगम मतलब क्या होता है? हमारा सीखना। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और पूरा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ना, ऐसे ऐसे पॉइंटों पर हम बात करेंगे जो डायरेक्ट जिससे प्रश्न पूछा जाता है ना। तो अगर आप बाल विकास की अगर तैयारी कर रहे हैं तो अधिगम वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीज आपको पता होनी चाहिए, उन सारी चीजों पर हम इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, है ना। तो आ जाते हैं। अधिगम का अर्थ हम क्या समझ सकते हैं? शाब्दिक अर्थ जो इसका होगा, साधारण सा अर्थ, तो व्यवहार में वांछित परिवर्तन ही क्या कहलाता है? हमारा अधिगम कहलाता है। हमारे व्यवहार में जैसे जैसे हमने पिछले उसमें देखा था विकास के पहलू में, कि हर अवस्था में जो है इसका विकास अलग अलग होता है ना। शारीरिक में अलग होगा, मानसिक में अलग होगा, संवेगिक में अलग होगा, नैतिक विकास अलग अलग होगा, भाषा विकास अलग अलग होगा। उस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि व्यवहार में हमारा अनुवांछित परिवर्तन होना ही हमारा क्या है? अधिगम। मतलब हम प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सीखते जाते हैं और हमारा व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होते रहता है। ठीक है। तो अब कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है अधिगम को लेकर के, जो मेन अधिगम की परिभाषा है ना। और आप और जितना पढ़ सकते हैं उतना बेहतर है, लेकिन आपको कम से कम इन परिभाषाओं को याद में रखना ही है। ठीक है। तो आते हैं अपन परिभाषा के ऊपर। तो गेट्स के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, आपको ध्यान में रखना है ना। गेट्स जी के अनुसार क्या कहा इन्होंने, कि प्रशिक्षण व अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? हमारा अधिगम कहलाता है। कि इनका मानना यह है कि हम प्रशिक्षण करते हैं, जब हमारे व्यवहार में कैसे परिवर्तन होगा? जब हम किसी चीज को करेंगे, हमें अनुभव होगा, प्रशिक्षण के माध्यम से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, है ना। जैसे हमें किसी काम को अगर करना हो, उसके लिए हमें प्रशिक्षण चाहिए, या फिर हम उसको जब करते हैं तो प्रशिक्षण के दौरान हमें अनुभव होता है, और उस प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है वही हमारा अधिगम कहलाता है। ठीक है। और मॉर्गन किल्स के अनुसार देखेंगे, ये सारी परिभाषाएं जो दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको ध्यान में रखना है ना। 5-6 परिभाषाएं हैं जो आपको ध्यान रखना ही है अधिगम से रिलेटेड। तो मॉर्गन किंग के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि अभ्यास अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही हमारा अधिगम कहलाता है। मॉर्गन्स के अनुसार क्या कहा कि अभ्यास अनुभूति के फलस्वरूप जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम क्रिया करते हैं, उसके कई बार अभ्यास करने से, जो अभ्यास करने के दौरान जो हमारे व्यवहार में अपेक्षाकृत और वो भी स्थायी जो परिवर्तन होता है, स्थायी हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, वही हमारा अधिगम कहलाता है। ठीक है। और प्रो एंड प्रो ने क्या कहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों को अर्जन करना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। आदत हो गया, किसी की आदत को हम कॉपी करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, और अभिवृत्तियों को जो है अर्जन करना ही हमारा क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं ये। वुडवर्थ ने क्या क्या सिंपल सा परिभाषा दिया इन्होंने, कि सीखना विकास की क्या है? एक प्रक्रिया है। अधिगम
करना सीखना हमारा जो है एक विकास की प्रक्रिया है, विकास की एक हिस्सा कह सकते हो, है ना। तो ये वुडवर्थ जी ने कहा है ना। ये सारी चीजें फेमस कथन है दोस्तों, जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्किनर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इधर दो परिभाषा और है। स्किनर जी ने अधिगम को लेकर के क्या कहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, है ना। व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। स्किनर ने अधिगम को लेकर के दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी है, जो आपको दोनों को ध्यान में रखना है। इसका आप नोट बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको रिवीजन करने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यवहार के उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ठीक है, एक किसके द्वारा कहा है, तो अधिगम को लेकर के इन्होंने दो परिभाषा दी है, जो आपको ध्यान में रखना है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, गिलफोर्ड के अनुसार इन्होंने कहा है कि व्यवहार के कारण अगर हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तो यही अधिगम कहलाता है। जो हमारा पूर्व का व्यवहार है और उस व्यवहार में अगर परिवर्तन होता है तो वही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ठीक है, गिलफोर्ड जी का कहना ये था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अधिगम की विशेषता। अधिगम की विशेषता कह लीजिए, या फिर इसकी गुण कह लीजिए, या फिर इसकी प्राकृतिक कह लीजिए। ठीक है, दोनों चीजें जो है, ये तीनों चीजें एक ही चीज है। अधिगम की विशेषता भी यही है, उसकी प्राकृतिक भी अगर पूछे तो आपको ध्यान में रखना है। अगर अधिगम की गुण भी अगर पूछा जाता है तो आपको ध्यान में रखना है कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो आते हैं हम इसकी विशेषता कह लीजिए, प्राकृतिक कह लीजिए, या फिर गुण कह लीजिए। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, ये सब पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, जिस तरीके से विकास हमारा निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारा मृत्यु पर्यंत तक चलते रहता है, उसी प्रकार से अधिगम भी एक ऐसी प्रोसेस है जो जन्म से लेकर के पूरे मृत्यु तक चलते रहता है। जैसे विकास एक तरीके से कि जन्म जो माँ के गर्भ से ही विकास का होना प्रारंभ हो जाता है और मृत्यु तक चलते रहता है ना। और उसी तरीके से अधिगम भी है, जब बच्चा जो है जन्म से लेकर के कुछ ना कुछ नया चीजें सीखता रहता है। हमने विकास के पहलू में इन सारी चीजों को अच्छे से देखा था कि शारीरिक संरचना में किस तरीके से विकास होता है, हर एक अवस्था में कैसे विकास होता है ना। उसके मानसिक विकास में किस तरीके से हर स्टेज में जो है विकास करता है वो अपने, सारा कुछ विकास के पहलू में हमने इसके पिछली कक्षा में देखा था। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको आप जरूर देखिएगा। और जो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है बाल विकास शिक्षण शास्त्र का, है ना, 2025 का, आपको उसमें सारी चीजें जो है देखने के लिए मिलेगी। आप उसको आराम से देख सकते हैं और इन सारी चीजों को बेहतर तरीके से और भी समझ सकते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो अधिगम एक परिवर्तन है, अधिगम ही सीखना है ना। तो सीखना हम जन्म से लेकर के कहाँ तक कर रहे हैं, मृत्यु तक हम करते ही हैं। ठीक है, तो इस दौरान पूरे अपने संपूर्ण जीवन काल में हम कुछ ना कुछ नया, और रोज कुछ ना कुछ हम नया सीखते रहते हैं। यही हमारा अधिगम एक परिवर्तन है। ठीक है, आगे चलेंगे। तो अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम सार्वभौमिक का मतलब संपूर्ण है। अधिगम सार्वभौमिक, सभी जगह आपको एक जैसे जिसकी अधिगम शैली होती है, जैसे उसकी संरचना होती है ना। तो अधिगम जैसे शैशवावस्था में जिस तरीके से एक बच्चे का विकास होगा, है ना, अधिगम करेगा, वैसे ही दूसरे बच्चा भी उसी तरीके से, उसी सीक्वेंस में, उसी पैटर्न में क्या करेगा, वो शैशवावस्था में भी अधिगम को प्राप्त करेगा। ठीक है, और आगे चलेंगे। अधिगम उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, उद्देश्यपूर्ण कैसे होगा, अधिगम एक सीखने का जिज्ञासा रहता है ना, उद्देश्यपूर्ण रहता है सीखने का, कि हमें अगर इस चीज को अगर सीखना है ना, तो हम मतलब अगर मेरे को जॉब की अगर मेरा उद्देश्य है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, सारा चीज उसके सिलेबस को समझना पड़ेगा, उसके पैटर्न को समझना पड़ेगा, एग्जाम के बारे में समझना पड़ेगा कि किस तरीके से एग्जाम हो रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, किस तरीके से मैं स्टडी करूं जिससे मेरा जो है सिलेक्शन हो सके। तो अधिगम करना भी एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ये हम कह सकते हैं, है ना। अधिगम ज्ञानात्मक भावनात्मक क्रिया के पक्ष में संभव हो सकता है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। आगे अगर देखेंगे तो जो सीखना होगा है, या फिर अधिगम कह सकते हैं, तो सीखना जो है सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि सीखना जो होता है वो अच्छी भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर हम सीखेंगे तो जो भी हमको जहां से भी नॉलेज मिलता है, कुछ ना कुछ हम डेली सीखते हैं और हम अच्छी चीजों को सीखते हैं, तब हमारा सकारात्मक
दृष्टिकोण की तरफ सीखना होगा, है ना। और अगर हम गलत चीजों की धारणा करते हैं, गलत जानकारी लेते हैं, गलत हमें ज्ञान मिलता है और गलत चीजों को हम अपने अंदर आत्मसात करते हैं, तो हमारा जो सीखने का जो दृष्टिकोण होगा ये नकारात्मक तरीके से होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए कहा गया है कि जो सीखना होता है सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। तो सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों तरीके से हो सकता है। तो सीखना जो होता है व्यक्तिगत तरीके से भी हम सीख सकते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं हम, है ना, परिवार में, घर में, शाला में, विद्यालय में, अपने परिवेश में, और प्लस सामाजिकता तौर पर भी हम समाज में रह करके सारी चीजें हम भी सीखते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो सीखना होगा, जो अधिगम होगा, वो व्यक्तिगत तरीके से भी हो सकता है और फिर जो है समाजीकरण के तौर पर भी एक समाज के दायरे में भी रह करके व्यक्ति जो है अधिगम कर सकता है। ठीक है, आगे चलेंगे। तो सीखना सक्रिय प्रक्रिया है। सक्रिय प्रक्रिया मतलब सीखने के लिए हमें जो है हमेशा तत्पर रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए, तभी हम क्या है कि किसी भी चीजों को आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, सीखना समस्या समाधान की प्रक्रिया है। सीखना समस्या समाधान की भी प्रक्रिया हम मान सकते हैं। जिस तरीके से सीखना जो होता है, अगर हमारे सामने अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बिना जाने उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें पहले सीखना पड़ेगा, ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा, सारी चीजों को हमको बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा, तब हम उस समस्या का निवारण कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे। सीखना आवश्यकताओं को भी पूर्ति करता है। जैसे मैंने बताया, सीखना जो है हमारी जो नीड होती है, जो आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें सीखना, अधिगम करना इम्पोर्टेंस हो जाता है। उस स्थिति में ये भी सही हो सकता है ना। सीखना विवेकपूर्ण प्रक्रिया है और सीखना समायोजन है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि हमारा ये जो सीरीज है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके पूरा सीरीज को आप अच्छे से देखिए, है ना। और अपने तैयारी को आप जहाँ से भी स्टडी करते हैं और यूट्यूब चैनल से ट्यूटोरियल्स देख के बुकों से करते हैं, एमसीक्यू लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपको हर किताब, हर एक वीडियो, जिस चीज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको हर चीज कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा और आपका जो ज्ञान है, जो आपका नॉलेज है, वो और बेहतर हो सकता है, बेहतर इम्प्रूव हो सकता है, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और भी स्ट्रांग होगा, जिससे आपको ये लगेगा कि हमारा जो सीडीपी का जो सेशन है, बाल विकास शिक्षण शास्त्र का जो चैप्टर है, टॉपिक है, ये हमारा बेहतर तरीके से कवर हो सके। ठीक है ना, आगे चलते हैं, देखेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, ये कौन कौन से कारक हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला हम देखेंगे व्यक्तिगत कारक में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा। व्यक्तिगत कारक किस तरीके से कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि अभिप्रेरणा के ऊपर एक पूरी चैप्टर है जो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जो कारक माना जाता है, किसको माना जाता है, तो अभिप्रेरणा को ही सबसे प्रभावशाली कारक माना जाता है ना। अधिगम को शुरुआती अभिप्रेरणा से ही होता है। अधिगम जो होता है शुरुआत, अधिगम की जो शुरुआत होती है वे अभिप्रेरणा से ही होती है। जब तक हम मोटिवेट नहीं होंगे किसी भी चीज को लेकर के, है ना, उससे हमें अभिप्रेरणा नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं होगा, तो हम उस चीज को सीख नहीं सकते। सीखने के लिए अभिप्रेरणा का होना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है इसका। ठीक है, आगे देखेंगे इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति भी बहुत ही प्रभाव डालता है, क्योंकि अगर हमारी इच्छा शक्ति ना हो सीखने की तो हम किसी भी चीज को नहीं सीख सकते। इसीलिए इच्छा शक्ति का भी होना बहुत ही क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है। प्रतिकूल स्थितियों के होते हुए भी सीख जाना, कहने का मतलब अगर इंसान का इच्छा शक्ति है करने का, किसी भी काम को करने का या फिर सीखने का, तो उसके सामने जैसे भी परिस्थिति आ जाए, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वो जो है अगर उसकी सीखने की इच्छा शक्ति है तो उसको आराम से सीख जाएगा, है। आगे चलते हैं, बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है कारक है। ये किस तरीके से करेगा, तो जब तक बच्चे का शारीरिक और मानसिक अगर स्वास्थ्य ठीक ना हो तो सीखना क्या है, प्रभावित करेगा, अधिगम को प्रभावित करेगा। तो अरस्तु जी का एक फेमस कथन भी है कि जो स्वस्थ शरीर है, तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ये जो कथन है दोस्तों, आपको याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है ये, है ना। ये आसानी से एक नंबर के में प्यारा सा प्रश्न पूछ लेता है ना, तो इसको आपको ध्यान में रखना। ठीक है, और क्या क्या प्रभावित कर सकता है सीखने में, तो हमारा ध्यान, रुचि, स्मृति, तत्परता, है ना, आयु का भी परिपक्वता प्रभाव डाल सकता है और समय व थकावन भी प्रभाव डाल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ये अधिगम को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक हैं, आपको इन चीजों को याद में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब शिक्षक संबंधित कारक जो देख लेते हैं, शिक्षा से संबंधित जो है कारक क्या क्या हो सकता है। तो इसमें देख लेंगे सीखने के विधि का प्रभाव, मतलब हम बच्चे को किस तरीके से सिखाते हैं, हमारा किस तरह का विधि, हम किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं वो भी प्रभाव डालता है ना। और शिक्षण सूत्र का प्रभाव, हम किस शिक्षण सूत्र का उपयोग करते हैं, मतलब कि हम बच्चे को किस तरीके से पढ़ाते हैं। शिक्षण विधियां कई सारी हैं, है ना। भाषण विधि हो गई, खेल विधि हो गया, प्रोजेक्ट विधि हो गया, किंडरगार्टन विधि हो गया। इन सारी चीजों को हम किस तरीके से अपने कक्षा में उपयोग करते हैं, अपने विद्यालय के वातावरण में हम प्रवेश कैसे रखते हैं, तो ये सारी चीजें भी है अधिगम के लिए प्रभावित करती है, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं कार्य कारक में क्या हो सकता है। तो कठिन कार्य, कार्य की समानता, कार्य का अर्थपूर्ण होना या कार्य की लंबाई की, कार्य की रोचकता भी इस चीजों को क्या है कि अधिगम को प्रभावित कर सकता है। विषय वस्तु का स्वरूप में क्या हो सकता है कि विषय वस्तु के स्वरूप में जो चीजें जो है ज्यादा उपयोगी होता है और बच्चे के लिए जो है वो ज्यादा मजेदार होता है, रुचिपूर्ण होता है, उस चीज को बच्चे जो है जल्दी से सीख लेते हैं। और जो जो वस्तु उनको पसंद नहीं है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उन चीजों को सीखने में क्या है कि उनको परेशानी होती है और कठिनाइयां भी होती है, ठीक है ना। और विविध संबंधित कारक, जो विधि संबंधित कारक है, तो इसमें अभ्यास विधि हो गया, करके सीखना हो गया, सूर्य द्वारा सीखना हो गया, समय सारणी हो गया, पूर्ण से आंशिक निर्देशन हो गया। ये सारी चीजें जो है सीखने के क्रिया को प्रभावित करने का मेन जो है कारक है, ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अब आगे देखेंगे अधिगम के जो प्रक्रिया का सोपान है ये कौन कौन से हैं। तो अभिप्रेरणा, प्रेरक में अभिप्रेरणा के बारे में हमने बात किया कि अभिप्रेरणा जो है सीखने की शुरुआती का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि बिना अभिप्रेरणा का हम अधिगम नहीं कर सकते, है ना। लक्ष्य उद्देश्य भी हमने बात किया था कि उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। लक्ष्य कोई एक प्रॉपर एक लक्ष्य होता है कि जैसे हमें सरकारी नौकरी की तलाश है ना, कि जैसो भी करके हमें एक नौकरी लग जाए, है ना, हमें हमारा जो है इस चीज में सिलेक्शन हो जाए। तो उद्देश्यपूर्ण अगर हम अपना कार्य उद्देश्य एक लक्ष्य को लेकर के हम कार्य करेंगे तो हम उसमें जरूर अधिगम करते हैं। बाधा भी होता है, विभिन्न अनुक्रियाएं भी होती हैं, पुनर्बलन भी होता है, व्यवहार में परिवर्तन भी होता है। तो ये अधिगम की प्रक्रिया की सोपान है जो महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है इन चीजों को, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे हम आते हैं अधिगम और परिपक्वता में अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मतलब एसटेट जैसे एग्जामों में इससे प्रश्न बना हुआ, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है ना। तो अधिगम और परिपक्वता में अंतर क्या होता है आपको ध्यान में रखना है। तो पहला पॉइंट देखेंगे, अधिगम अर्जित होता है। अधिगम को हम अधिगम हमें जन्मजात नहीं मिलता है कि हमें मतलब जो हमारे जो पेरेंट्स को जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो उनके बच्चे में भी सेम नॉलेज उसी मतलब टैलेंट के साथ बच्चा हो, ये जरूरी नहीं है। मतलब अधिगम को हम अगर मान के चले, अगर कोई किसी के पेरेंट्स अगर सिंगर है, कोई डांसिंग है, तो ये कहा नहीं जा सकता है कि वो उसका बच्चा डांसिंग ही करेगा या फिर सिंगिंग ही करेगा, मतलब गाना ही गाएगा या फिर डांस ही करेगा। ये उसका जो ज्ञान है उसको स्वयं को अर्जित करना पड़ता है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि अधिगम क्या है, अर्जित है। और परिपक्वता जो है जन्मजात होती है। परिपक्वता जन्मजात इस तरीके से होता है कि हर एक प्राणी का बच्चा अगर है छोटा सा, तो पहले शैशवावस्था में जाएगा, बाल्यावस्था में जाएगा, फिर किशोरावस्था में आ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं हर एक चीज का एक सिक्वेंस है, एक पैटर्न है, और उसको जन्मजात उसको परिपक्वता मिलेगी, समय के हिसाब से उसको परिपक्वता मिलते जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। तो अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। अधिगम क्या है कि जन्म से लेकर के पूरी मृत्यु तक अधिगम चलता रहता है। अपने जन्म से लेकर के हर एक जीव कुछ ना कुछ नया करता है, नया सीखता है ना। खास करके प्राणियों की अगर बात करें तो ये नया नया हमेशा नए नए तरीके से कुछ ना कुछ सीखते रहता है, और ये तब तक सीखता रहेगा जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, ठीक है। तो जबकि परिपक्वता जो है किशोरावस्था तक ही चलती है, इसके बाद जो है रुक जाता है। जबकि परिपक्वता का ऐसा नहीं है, वो जीवन पर्यंत नहीं चलता है, वो एक समय के बाद जाने के बाद बाल्यावस्था तक जन्म से चालू होगा, है ना। उसका विकास जो है चलते 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 बाल्यावस्था को क्रॉस करेगा, फिर किशोरावस्था तक जाते जाते जो है परिपक्वता आ जाती है। इसके बाद जो है परिपक्वता आगे बढ़ता नहीं है, वहीं पर जाकर के स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे अधिगम के लिए अभिप्रेरणा बेहद ही आवश्यक है। अधिगम के लिए अधिगम करना होगा तो हमें अभिप्रेरणा रहना बहुत ही आवश्यक है। मोटिवेशन रहना, बहुत मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। जबकि परिपक्वता के लिए ऐसा कोई भी आवश्यक नहीं है। अगर आप मोटिवेट हो या फिर ना हो, अभिप्रेरणा आपको हो या ना हो, आपको जो है परिपक्वता समय के हिसाब से जैसे जैसे समय बीतते जाएगा वैसे वैसे आपके अंदर परिपक्वता आते जाएगी, ठीक है दोस्तों।
अब आगे चलते हैं, अधिगम की विधियां, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। अधिगम की विधियां जो है ये कौन कौन सी हैं, तो इसमें सबसे उपयुक्त विधि जो मानी गई है अधिगम को करने के लिए, तो करके सीखना, मतलब ये सबसे श्रेष्ठ विधि मानी गई है। सर्वश्रेष्ठ विधि हम इसी को मानते हैं। सर्वश्रेष्ठ विधि जो है हमारा, आपको ध्यान में रखना है, एक नंबर में आता है कि अधिगम की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो आपको याद रखना है करके सीखना जो है हमारा सर्वश्रेष्ठ विधि कहलाता है ना। और निरीक्षण विधि, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना। सीखने की विधि है कि किन किन विधियों से बच्चा जो है सीखता है, तो निरीक्षण करके भी बच्चा सीखेगा, परीक्षण करके भी सीखेगा, सामूहिक विधियों द्वारा भी सीखता है, जैसे कि वाद विवाद, सेमिनार, कार्यशाला, योजना विधि, प्रोजेक्ट विधि, समूह कार्य, ये सारा चीजें सामूहिक विधि द्वारा सीखना होता है। और मिश्रित विधि द्वारा भी सीखना होता है। ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। मैं इस पूरे सीरीज में उन्हीं टॉपिकों पर बात करता हूं और उन्हीं पॉइंटों पर बात करता हूं, है ना, कर रहे हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है और इन्हीं से जो है प्रश्न भी बनता है। किस तरीके से प्रश्न भी बनता है मैं उसको भी बीच बीच में बताते चल रहा हूं कि आपको क्या क्या चीजों को याद रखना है। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आपको कम से कम इतनी सारी चीजों को ध्यान में रखना है। अगर इतना सारा अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप किसी भी टेट एग्जाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का शिक्षक पात्रता परीक्षा देने जा रहे हैं या फिर शिक्षक भर्ती देने जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको वहां देखने के लिए मिलेंगी, है ना। तो आगे चलते हैं। आगे अगर आ जाएंगे तो अधिगम के जो नियम है इसको अगर आप देखेंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, क्योंकि वीडियो का लेंथ भी ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, जो अधिगम के नियम है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, है ना। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर ये हमारा वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल होता है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, है ना। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे जो है मैं जब भी इस सीरीज का कोई भी वीडियो डालता हूं तो आप तक जो है उसका नोटिफिकेशन आराम से पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही जानकारी देना था दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर एक मिलते हैं एक नए जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।